बैक टू द शो। सेठी साहब, चाइना और इंडिया के आपस के मामलात मुख्तलिफ औकात पे हमने देखा कि पेचीदा रहे और तलखियाँ भी हुई, लेकिन फिर रिट्रीट किया गया। अब एक बहुत बड़ा डैम यालिंग ज़ाम्बो पर चाइना बनाने जा रहा है। इसके मकासद क्या हैं? क्या चाइना चाहता है कि इंडिया अमरीकी कैंप में ना जाए, या कोई सज़ा देना चाहता है, भारत को सबक सिखाना चाहता है किसी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना सबक सिखाना चाहता है, ना अमेरिका के ख़िलाफ़ है। देखिए, चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में इट विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सबसे ज़्यादा अमीर और बड़ी कंट्री पॉपुलेशन वाइज एंड इनकम वाइज। ओके। और वो एक सुपर पावर का सुपर पावर बन रहा है। और सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका जिस दिन अमेरिका का डॉलर गया उस दिन अमेरिका गया जी। ठीक। तो अब चाइना अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन एनर्जी के बगैर तो कुछ नहीं है ना। रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं जी। वो भी चाइना के पास हैं। ठीक। चाइना हैज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब अमेरिका जो है F-35 बना रहा है, चाइना ने J-35 बना लिया है, ऐसी की तैसी। तो चाइना इज़ नाउ पॉइज्ड टू टेक ऑफ उस लेवल पे जहाँ अमेरिका को चैलेंज करेगा। बाकी सब रह गए पीछे। रूस वूस ना इधर ना देर। चाइना इज समवेयर एल्स। अच्छा, चाइना इज़ द फ्यूचर। अच्छा, अब अमेरिका को तकलीफ बड़ी सख्त हो रही है। अमेरिका तो खुद भी बहुत सी कम चीज़ें बनाता है, सारी इंपोर्ट हो रही है वहाँ, और बहुत बड़ी फिस्कल डिफिसिट्स चल रही हैं वहाँ, और बड़ी डेट है अमेरिका की, दुनिया को पैसे देने हैं अमेरिका ने। और सिर्फ अपने हथियार और आर्मामेंट्स की वजह से उसने लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज अमेरिका वाज बैंकरप्ट, और जितने पैसे अमेरिका ने देने हैं लोगों के। अच्छा, मगर जो चाइना का जो इशू है, आपने डैम की बात की, चाइना नीड्स एनर्जी। चाइना हैज़ बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिकन सैंक्शंस डोंट अप्लाई टू चाइना। जी, जाहिर है। ठीक। इंडिया भी खरीद रहा था, इंडिया ने वेवर ले लिया था अमेरिका से। बाकी अगर पाकिस्तान नहीं ले सकता ईरान से ऑयल, वो सैंक्शंस हैं, कोई नहीं ले सकता। ईरान ब्लैक मार्केट से इधर उधर करके अपना तेल बेचता है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरानियन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल पे। चाइना इज़ द बिगेस्ट कस्टमर, मगर दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि चाइना नीड्स मोर एनर्जी जी। तो चाइना हैज़ बीन बिल्डिंग डैम्स फॉर 2 रीजंस। एक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो सस्ती होती है फ्रॉम ऑयल। एक तो वो, और दूसरा ये टू फर्टिलाइज बैरन लैंड्स। ठीक। पानी चाहिए। पानी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, whether it's in the human body or whether it's for the earth. Sign of life. तो चाइना ने सबसे बड़े डैम्स जो हैं दुनिया के, वो चाइना ने बनाए। चाइना की डैम टेक्नोलॉजी जो है इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने 3 गॉज एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, विच इज़ द बिगेस्ट डैम इन द वर्ल्ड जी। और बहुत ऑपोजिशन थी। कोई 12 लाख लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा उस इलाके से, डिस्प्लेस करके कहीं और कर। यहाँ तो कालाबाग डैम की जब बात होती है तो वो नहीं हम बना सके, छोटा सा डैम, क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं। चाइना अथॉरिटेरियन सिस्टम है, फैसला हुआ ऐसी की तैसी लोगों को उठा के वो फेंका और डैम बना दिए। ठीक। तो अब बात यह है कि चाइना इज नाउ वांट्स टू बिल्ड दिस डैम इन तिब्बत। डैम इज़ ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। वहाँ कुछ और नाम है उसका, नीचे जाके वो ब्रह्मपुत्रा बनता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया और फिर बांग्लादेश में जाके समुद्र को, मगर ब्रह्मपुत्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडिया। ठीक। अच्छा, अब इंडिया को भी पूरा ऊपर से, जैसे वो कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन, वो सबको फर्टिलाइज करता है। पानी बड़ा ज़रूरी है इंडिया के लिए। ठीक। अब इंडिया को तकलीफ हो रही है कि ये डैम तिब्बत में बन रहा है। पता कितनी बिजली बनाएगा ये? 60,000 मेगावाट्स। सारे पाकिस्तान की 30,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट 30। और वो एक डैम में से 60,000 मेगावाट्स बनाएगा। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर चाइनाज फ्यूचर। तो चाइना इज मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी नहीं है। $137 बिलियन बाय द टाइम इट्स फिनिश्ड इट विल हिट 200 बिलियन। तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अब होगा क्या? इंडिया के अब वो पानी जब वहाँ डैम बनेगा, बिजली तो बनेगी पर स्टोरेज भी तो होगी ना। डैम की स्टोरेज की वजह से तो फिर वो गिरता है और वो बिजली बनती है। तो ह्यूज स्टोरेज। अच्छा, अब वो स्टोरेज होगी तो उसका पानी जो है उसको सारा जो कंट्रोल है वो फिर चाइना के पास आ जाएगा। इस वक्त तो रिवर नेचुरल कोस्ट से नीचे आता है। इंडिया भी एक डैम बना रहा है अरुणाचल में नीचे,
इसी रिवर के ऊपर। अच्छा, जब ये लोग अपना डैम बना लेंगे तो उनका इंडिया का जो डैम है वो अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने जो इस वक्त कैलकुलेशंस की हुई है कि इतना पानी आएगा, इस स्टेज पे आएगा, यहाँ हम डैम बनाएंगे। अब वो डैम की सारी कैलकुलेशंस हेवायर हो जाएंगी। वो ऊपर वाला एक डैम बन जाएगा बहुत बड़ा, पर इनको क्या पता कब कितना पानी आएगा कि नहीं। तो फिर ये है कि इंडिया फिर डरता है कि फिर कभी वो ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, कभी वो कम मिलेगा, जैसे वो पाकिस्तान के साथ करता है। जी हाँ। अब हमारा भी तो एक इशू इंडिया के साथ चला है ना। इन्होंने झेलम रिवर के ऊपर इंडिया ने डैम्स बनाने शुरू कर दिए। हम लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, आप, हमारा हक था, हम नीचे डैम बनाएंगे अपने लिए झेलम में, नीलम के ऊपर। तो वो भी हमने देर कर दी। वो हमारी ट्रीटी के अंदर ये था कि जो पहले बना लेगा उसका हक होगा। हमने शुरू का काम पहले किया मगर बनाया नहीं। हमने अभी तक नहीं बनाया, पैसे नहीं थे हमारे पास। वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अगर वो कर लेंगे तो ये हमारा और पानी का हमारा मसला बन जाएगा यहाँ, कि इंडिया पानी ले जाएगा। ठीक, तो अब बात ये है कि like we have a problem with India, अब India will have a problem with China। लेकिन उनके दरमियान कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, और इसको क्या चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है? नहीं, ट्रीटी हो जाए, ट्रीटी बन भी जाती हैं, ट्रीटीज हैं भी, मगर इट्स अ बिट लेट इन द डे ना ये ट्रीटी की। अगर तो चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात होते तो शायद वो हो जाता, मगर इंडिया और चाइना के तल्लुकात तो 1962 वॉर के बाद खराब ही रहे हैं। 1962 तक इंडिया चाइना के बारे में कहते थे भाई भाई। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू और चू एन-लाई के बारे में ये था कि चाइना इंडिया भाई भाई। 62 में भाई भाई ख़त्म हो गया और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और वो दिन है और आज का दिन है इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया तो एक और पावर ब्लॉक का हिस्सा बन गया अगेंस्ट चाइना। तो चांसेस आए कि इंडिया चाइना की कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। तो काउंटर कैसे करेगा इंडिया? अभी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर 18 दिसंबर को विजिट करके आए। कुछ नहीं कर सकता। इंडिया कांट डू एनीथिंग। शोर डालेगा, रोना धोना करेगा, इट कांट डू एनीथिंग। चाइना विल गो अहेड एंड बिल्ड दिस डैम। It will be the biggest dam in the world, bigger than the Chinese own Three Gorges Dam। अच्छा। और इंडिया चीखा मारता रह जाए, चाइना विल डू इट। तो जो चाइना के एम्स हैं वो सीपैक के साथ जुड़े हैं, ये सब जो नहीं, ये जो डैम है इसका ताल्लुक सीपैक के साथ नहीं है। अच्छा, इसका इंटरनल मैटर। सीपैक इज द रूट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसको करने के लिए। अच्छा, इंडिया क्वाड का मेंबर होने की वजह से तो कहीं चाइना ने ये मूव नहीं की? नहीं, देखिए, चाइना की पॉलिसी नहीं है किसी के साथ पंगे लेने की। वो अपना काम करना चाहता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए तजारत है। बिकॉज इस वक्त दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सारी चाइना में आ गई है। अच्छा। सबसे सस्ती चीज़ें वहीं बनती है और टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। तो इसलिए चाइना को रोकना बहुत मुश्किल है। एंड इंडिया के बस की बात नहीं है। अब थोड़ी बहुत तजारत होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट इट्स नॉट वेरी बिग। From China's point of view, it's not very big. And from India's point of view also, it's not big. China is a great exporter, is not a great importer. Importer वो raw materials का है। Finished goods के साथ तो आप compete ही नहीं कर सकते चाइना के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर हम BRI की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो नेपाल ने पिछले माह उसमें शमूलियत का इंदिया दिया और शामिल हुआ। भूटान जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बनाना चाहता है चाइना के साथ, और अब जो चाइना इंडिया के साथ करने जा रहा है, तो इन अ वे द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी, उसको आप कैसे देखते हैं? कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी हैज फेल्ड इन द रीजन। वन इंडिकेशन ऑफ दैट इज के सार्क फारग हो गया। अब बांग्लादेश वाज द लास्ट पिलर, वो भी फारग हो गया। तो इंडिया की रीजनल पॉलिसी तो फारग हो गई है। हाथ पैर मार रहे हैं अब अफगानिस्तान में हाथ पैर मार रहे हैं, मगर सारी जो मुल्क हैं छोटे छोटे सब इंडिया के खिलाफ हो गए। अच्छा। आखिरी ये था नेपाल और मॉरिशस रह गए थे और बांग्लादेश रह गया था, वो भी फारग हो गए। तो इसलिए इंडिया इज इन, एज फार एज नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, फिनिश्ड। इट डजंट हैव अ रियल बिग फॉरेन पॉलिसी इनपुट नाउ। मगर इंडिया ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ दी। India used to be the head of the neutral world, non-aligned world. अब इंडिया अलाइन हो चुका है विद अमेरिका। Okay. So that is the big difference that has been made. और वो जो alignment है, it has to do with economics also. Okay. So इसलिए India is now becoming very close to the United States, and India needs American investment. India needs the investment of American allies like Saudi Arabia, UAE. India is also trying to become a great global exporter. And और ये भी लोग कहते हैं कि अगर इंडिया ऐसे चलता रहा तो आफ्टर चाइना इंडिया विल बी द बिगेस्ट, द थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट
कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी अपने पाथ पे चल रहा है, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही है और वो भी राइट विंग की तरफ चले गए हैं। अमेरिका भी राइट विंग की तरफ चला गया, फ्रांस भी राइट विंग की तरफ चला गया, ऑस्ट्रिया भी चला गया। वन बाय वन दे आर ऑल गोइंग राइट विंग। एक ब्रिटेन है जो कि छोटा मोटा भी डामाडोल है, वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग आया है, बट वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त अटैक आ रही है। इलॉन मस्क के जरिए टारगेट किया जा रहा है। जी स्टार्मर को टारगेट किया जा रहा है। तो आप खुद ही देख लें कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इज रिवॉल्विंग।